नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी तैयारियां यहां पर काफी जोरों पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल को लेकर कोलकाता पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्साह से भरे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग, कार्यकर्ता आसपास दिखाई दे सकते हैं। नड्डा कोलकाता और उसके अलावा राज्य के दूसरे जिलों में चुनावी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन की योजना बनाकर बंगाल गए और इसी क्रम में उन्होंने कालीघाट के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा की तरह अपनी पैठ यहां बनाना चाहती है। 2019 में लोकसभा में बीजेपी को 42 में से 18 सीटें मिली थी और अगले साल विधानसभा चुनाव में उसे बड़ी जीत की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बुधवार को बीजेपी के कार्यकर्ता का शव स्कूल की इमारत में छत से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर कार्यकर्ता की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी का यह आरोप है कि मंगलवार को कार्यकर्ता की हत्या कर उसके शव को लटका दिया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 76 साल के बुद्धदेव भट्टाचार्य को पिछले साल सितंबर में हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके जल्दी ठीक होने के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। और अब बात राजस्थान की, जहां पंचायत समितियों, जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों में मिली जीत को खेती के कानूनों पर किसानों की मुहर मान रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके वोट बड़े हैं। बीजेपी तो पिछली बार भी जीती थी, इस बार उसको भी कामयाबी मिली है। राजस्थान में बीजेपी का अभी खुश होना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। बीजेपी ने भले ही कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती हों, लेकिन 2015 के मुकाबले इस बार उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इस बार बीजेपी ने जो सीटें जीती, उनमें उसका वोट प्रतिशत 6% कम हो सकता है। राजस्थान में 2019 में हुए परिसीमन के बाद 33 जिलों में से 21 जिलों में ही वोटिंग हुई। 2015 में पंचायत समितियों में बीजेपी को 51% सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन इस बार 45% सीटों पर ही सफलता मिली है। अगर बात जिलों की करें तो वहां भी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 2015 में यहां 61% सीटें जीती थी और इस बार उन्होंने करीब 56% सीटें जीती हैं। इस बार दिल्ली के नजदीकी इलाकों में बीजेपी को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने राजस्थान के नतीजों को कृषि कानूनों पर किसानों की मुहर बताया है। 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था, ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। इसमें जैसा मैंने कहा, 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। लेकिन इन नतीजों में कई बारीकियां छुपी हुई हैं। राजस्थान में 21 जिला परिषदों में से 13 में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी ये जयपुर, कोटा, जोधपुर आ रहे हैं। 2.5% वोट हमें इनके गढ़ में ज्यादा मिला। जयपुर इनका गढ़, कोटा, जोधपुर, और हम सिटीज में जीते। इससे पहले सारे निकाय चुनाव हम जीते। अभी 11 जिला परिषदों में चुनाव और होने बाकी है। राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन 2015 की तुलना में पार्टी ने इतना अच्छा नहीं किया है जैसे उसने 2015 में किया था। साथ ही कांग्रेस में जो खींचतान है, उसका खामियाजा कांग्रेस को पंचायत चुनाव में देखना पड़ा है। सचिन पायलट यहां पर पार्टी अध्यक्ष थे और उनके जाने से पार्टी शायद पूरी तरह संभल नहीं पाई है। दूसरी ओर ये भी बात गौर करने की है कि 33 जिलों में से सिर्फ 21 में ही चुनाव हुए हैं, बाकी में अभी चुनाव बाकी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और वहीं देश में जारी किसान आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत से जुड़ी 2 चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई है। दोनों मामले धान की खरीद से जुड़े हैं। एक राजनांदगांव में खरीदी केंद्र का है और आरोप है कि धान खरीदी के लिए पैसे मांगे जाने से परेशान किसान को दिल का दौरा पड़ा। दूसरा कोंडागांव का, जिसने सरकारी तंत्र से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गिधवा के रहने वाले 55 साल के करण साहू घुमका खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बेटा है, ये बेटा में भेजे हूँ। ये बेटा पैसा अब साइकिल नहीं लगे रहे साहब, गाड़ी में गए रहे हैं। मोर बेटा रेंगा ताके दूसरा कल मांग मोर बेटा पैसा लेगी, पैसा काट ले, वह पूरा यह हो गया काटल वो जगह ले से दूसरा कल तौला हो जगह ले से। कौन मांगा पैसा? परिवार कहता है तुलाई के लिए मंडी में किसानों से जबरन वसूली की जा रही थी। जब करण ने पैसे देने से इनकार किया तो उनका 23 कट्टा धान खराब बताकर तौलने से मना कर दिया गया। ये सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ धान को ये कह कर के तौलने से रोक दिया गया कि तुम्हारा धान ठीक नहीं, हम नहीं तौलेंगे, पैसा दोगे तो तौलेंगे। फिर उनके पास पैसा नहीं था। उनका छोटा बेटा जो लगभग 15 साल का है, उसको उन्होंने गांव भेजा पैसा देने, और बेटा जब गांव पहुंचा, गांव से वापस सोसाइटी पहुंचा, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब ये है कि मौत का कारण जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किसान संभवतः सोसाइटी में उनका कर्जा भी होगा और धान नहीं बिकने के कारण उनको भयभीत होना पड़ा और भय की वजह से उनकी डेथ हुई है। परिवार ने अधिकारियों को भी यही बताया, लेकिन पुलिस कहती है परिवार ने उन्हें बताया कि करण पहले से कई बीमारियों से घिरे थे। धान खरीदी केंद्र है, वहाँ उसने उसको तौल कराया और इसी बीच में उसको दोपहर में उसका तबीयत अचानक से खराब हो गया और वो चक्कर खाकर गस खाकर वो गिर गया। तो फिर उसको लेटाए और इमीडिएट 112 को इन्फॉर्म किया गया। तो तत्काल 112 पहुंचा, उसको CSC घुमका अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसा उनके परिवार वालों से सूचना मिल रहा है, खबर मिल रहा है कि वो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का पूर्व से पेशेंट था। धान ने कोंडागांव में भी एक किसान की जान ली। जिले के मारंगपुरी में 40 साल के धनीराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धनीराम 90 क्विंटल धान बेचना चाहते थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का रकबा 6.5 एकड़ की जगह 1 एकड़ से भी कम दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सिर्फ 11 क्विंटल धान बेचने का टोकन मिला। लगभग 65,000 के कर्ज में डूबे धनीराम ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। उनका पंजीयन में धान का रकबा कम हो गया है, चूँकि ये गलती पटवारी के द्वारा ऑनलाइन में गिरदावरी एंट्री नहीं होने के कारण हुआ है। टोकन कटाने गया तो अब पहले बेच रहा था 70 से 80 कुंटल धान, और अभी जब उसमें 11 कुंटल बताया तो उसका दिमाग खराब होना ही है। तो इसके चलते उसका अब घर में शादी ब्याह भी करना है, बच्चे लोगों का कर्जा पटाना है, जिसके चलते इन्होंने ऐसा कदम उठाया। दोनों मामलों में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार की अपनी दलील है। घर वालों ने न केवल आरोप लगाया है, बल्कि पुलिस थाने में जाके FIR दर्ज किया है। इसके पहले 4 रोज पहले एक किसान की आत्महत्या हुई। कोंडागांव की घटना ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार किसान धान खरीदी को लेकर तनाव में है, जिस प्रकार उनके रकबे काटे गए, जहां वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने के लिए अनुमति दिया जा रहा है, तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है और यही सोसाइटी में बेचकर वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो शौक रह जाता है। कुछ मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बेवजह आत्महत्या का मामला बता रही है, जबकि कुछ प्राकृतिक मौत हुई थी और किन्हीं के कुछ लोगों के तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हुई थी। इस साल छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है, जिसकी लागत आएगी लगभग 22,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो किसानों को धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल देता है। अब छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मंडी में टोकन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हाल में जो घटनाएं सामने आई हैं उससे ये साबित हो रहा है कि कई योजनाएं फाइलों से निकलकर गांव या मंडियों तक नहीं पहुंच रही हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। रायपुर से सुमेश, राजनांदगांव से रजक,
कोंडागांव से विवेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छतरपुर जिले में सिर्फ खाना छूने पर अनुसूचित जाति के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 25 साल का देवराज अनुरागी स्पेशली चैलेंज था। उसे संतोष पाल और रोहित सोनी नाम के दो दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया था, जहां उसने दोस्तों का खाना छू लिया। बस इसी बात पर ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले दोनों दबंग दोस्त भड़क गए और उसे डंडों से जमकर पीटा। इसके बाद आरोपी देवराज को उसके घर छोड़कर वो फरार हो गए। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। बिहार के दरभंगा जिले में 5 अपराधियों ने मिलकर सरेआम अलंकार ज्वेलर्स नाम के एक बड़े शोरूम में डाका डाला और 4 थैले आभूषण लूटकर वो 100 मीटर तक फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बंदूक की नोक पर अपराधियों ने दुकान के मालिक और सभी कर्मचारियों को पहले कब्जे में लिया और विरोध करने पर शोरूम के मालिक को रिवॉल्वर की बट से घायल भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इसी वक्त जिले के पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे। कोरोना की वजह से करीब 9 महीने से बंद विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं को सैलानियों के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। हालांकि यहां आने वाले लोगों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही कोरोना के खतरे को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना भी होगा। और बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की, जहां बर्फबारी होने से मौसम का जो है काफी सर्द हो गया है। हिमाचल के कुल्लू में बुधवार को जो बर्फबारी हुई, इसके बाद बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और इस बर्फबारी की वजह से अटल टनल से आवाजाही भी प्रभावित हुई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान में थोड़ी गिरावट आज दर्ज की गई है। तो देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।